हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखो, ये स्टॉक मैंने फर्स्ट टाइम मेरे पोर्टफोलियो में लिया है और ऑलरेडी इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने एसआईपी स्टार्ट की थी। और एसआईपी इसका मतलब है कि स्टॉक को एवरीडे या कुछ दिनों बाद जब जब लगे तो उसमें ख़रीदारी करती जानी है, क्वांटिटीज़ उसमें बढ़ाती जानी है। तो आईडीएफसी फर्स्ट में मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है। और फिलहाल यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ कि ये स्टॉक के बारे में अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था कि मैंने कब ये स्टॉक लेना स्टार्ट किया है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे कि मैं किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक ले रहा हूँ, कौन से स्टॉक को बेच रहा हूँ। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आईडीएफसी फर्स्ट को मैंने जब लिया तो उसके बाद वो काफ़ी अभी भी जो भाव है उसके आसपास है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक में मुझे काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें एसआईपी स्टार्ट की है, स्टॉक एसआईपी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है, जिससे आपको ये कंपनी या ये बैंक किस तरीके की सर्विसेज देता है, इसके कौन से फीचर्स है और प्रोडक्ट्स है, किस टाइप के इनकी सर्विसेज है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो। तो ये ऑफ़र्स और लोन्स और ये बाकी सारी चीज़ें या क्रेडिट कार्ड पे फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी देते हैं। और पर्सनल लोन होगा, टू व्हीलर लोन होगा तो जल्दी से जल्दी भी मिल जाता है और अच्छे रेट पे भी मिल जाता है। बैंकिंग भी इनकी अच्छी है। इनका मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेता हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनसे लोन भी ले चुका हूँ, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी ये इन्होंने सेविंग अकाउंट नो फीस के ऊपर यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि ज़ीरो फी बैंकिंग, यानी आपको जो भी चीज़ें लगती है एटीएम के रिलेटेड फीस लगती है या फिर आपको, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं लगेगी। यहाँ पर ये देख सकते हो, तो वो सब चीज़ों से यानी नो फीस यहाँ पर बताया जा रहा है, जीरो चार्जेस हर चीज़ पे। कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर कोई चार्जेस लगते, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो फिलहाल सेविंग अकाउंट तो मेरा है नहीं इनके साथ, लेकिन ये जस्ट अभी ऐड आ रहा है, लेकिन ये बैंक में मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है। और फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कंपनी के फंडामेंटल और सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है, एफडी रेट, पर्सनल लोन और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा ये कंपनी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनकी सर्विस देख चुका हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट का अगर हम यहाँ पर हम फाइनेंशियल देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, तो मुझे यहाँ पर जस्ट यहाँ पर दिखा दूँ तो 78 रुपीज़ का ये शेयर मिल रहा है, जो काफ़ी सस्ता, जो प्राइस वाइज देखते लोग कि सस्ता चाहिए, 100 रुपये के अंदर वाला कोई अच्छा शेयर हो, तो उस हिसाब से ये शेयर सही दिखता है, ठीक है। जो इसका हाई ही 101 रुपये का था और यहाँ पर देखेंगे ये 70 का लो, तो ये अभी लो के आसपास अभी मिल रहा है, ठीक है। 55,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, 18 का पी है, आरओसी आरओई भी काफ़ी अच्छा है, बुक वैल्यू थोड़ा कम है मार्केट के करंट प्राइस के हिसाब से। 10 रुपये का यहाँ पर फेस वैल्यू और डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। और यहाँ पर ये कंपनी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके चार्ट किस तरीके के हैं, तो थोड़ा ये डाउन की तरफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर दो ही है, जो जिसके अंदर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और यहाँ पर गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी ये कंपनी का ज़रा अच्छा है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई है, जैसे कि ये प्रॉफिट कर रही है कंटिन्यू, लेकिन डिविडेंड नहीं देती है। और यहाँ पर देखेंगे तो लो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है रेशियो, और यहाँ पर ये प्रोमोटर की होल्डिंग भी डिक्रीज़ हुई, ये एक नेगेटिव बता रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, और ये लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम भी जो है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें नेगेटिव में बताई जा रही है। और इसके अंदर देखो, ये प्राइवेट बैंक के अंदर ये टॉप की बैंक एचडीएफसी है, और ये आईडीएफसी देखो काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो और इसके बारे में
जो भी और भी डेटा है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सब कुछ मैं मेरे गूगल शीट से आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें आपको डेटा कम्प्लीटली प्रॉपरली और टारगेट्स वगैरह सारी चीज़ें नज़र आ जाए इसके लिए। तो यहाँ पर देखते हैं तो देखो ये जो स्टॉक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं और ये करता हूँ क्योंकि ये मार्च तक का डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। तो देख सकते हो ये पूरे मार्केट पॉजिटिव था जो लास्ट फ्राइडे जो गया उसमें, यानी 12 जुलाई को। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे IDFC का जो भाव चल रहा है, ये सारी चीज़ें, और EPS थोड़ा कम है इसका फ़िलहाल तो, ठीक है, इसीलिए मैं इसमें SIP कर रहा था, क्योंकि अभी इसमें कोई इतने खास हमको रिज़ल्ट या डेटा नज़र नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में इसकी सर्विस को लेके मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली थोड़ा बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है, रेवेन्यू अच्छा है। तो ये चीज़ मैं आपको चार्ट से भी दिखा दूंगा। तो चार्ट में भी यहाँ पर देख सकते हो 3,900 करोड़ से यहाँ पर ये 8,200 करोड़ तक का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने मिल रहा है। और कंपनी देखो 137 करोड़ से यहाँ पर 700 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही है, 732 करोड़ का। तो प्रॉफिटेबल भी कंपनी है, काफ़ी अच्छा है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे 2017 से लेके 2024 तक, ठीक है, तो तब से लेके अभी तक यहाँ पर देख सकते हो 8,500 करोड़ का सेल हुआ करता था। यहाँ पर भी देख लो चार्ट में 8,500 करोड़ से यहाँ पर 30,000 करोड़ तक का कंपनी ने सेल में ग्रोथ दिखाया है। और 1,000 करोड़ का प्रॉफिट से लेके अभी 2,900 करोड़ यानी लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की है। और फिलहाल जस्ट यहाँ पर 1 साल में कंपनी ने थोड़ा लॉस दिया है, बाकी 3 साल और 5 साल से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दे ही रही है। और 10 साल कंपनी को हुए नहीं है मार्केट में आके फ़िलहाल। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2017 से लेके अभी 2023 तक कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नज़र आएगा कंपनी पर बोरोइंग जो है, तो देखो बैंक और ये सारे अगर आप देखोगे अभी फ़िलहाल मैंने HDFC का भी रिव्यू किया है, तो बैंकों पे लोन होता ही है। बैंक पर लोन आपको हमेशा नज़र आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो बैंक पैसा लेती है और आगे वो कस्टमर्स को देती है, यानी लोन के फॉर्म में, एडवांस के फॉर्म में, ठीक है, जिससे वो बैच कमाती है, इंटरेस्ट कमाती है, ठीक है। तो ये होता ही है, बैंकों पर लोन होता है, लायबिलिटीज़ होती है। और रिज़र्व देखा जाए तो 19,000, तो इसका बैंकों का बैलेंस शीट में आपको हमेशा इसी तरीके से नज़र आएगा, या कोई फाइनेंस कंपनी होगी कोई भी, तो उसका भी इसी तरीके से नज़र आएगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो मेजॉरिटी शेयर यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये प्रमोटर के पास ही है, ठीक है। प्रमोटर 36% से यहाँ पर 35% तक है। और अगर हम देखेंगे फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर 14% से 19-20% तक पहुँचे हैं। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखेंगे 10% से 12 या 13% तक पहुँचे हैं। और गवर्नमेंट का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको नज़र आएगा ग्रीन में, जो है गवर्नमेंट ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और पब्लिक का तो है ही, पब्लिक 28% पर हमको नज़र आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो सबने इसमें इन्वेस्ट किया है, सभी लोग ये कंपनी में इन्वेस्टेड है, ट्रस्ट करते हैं ये कंपनी पे, ठीक है। और चार्ट भी देखेंगे तो देखो ये 5 साल के चार्ट मैंने निकाले हुए, तो चार्ट में भी आपको काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आएगा फ़िलहाल, लेकिन कंपनी का ट्रेंड ये ऊपर की तरफ ही नज़र आ रहा है, शेयर का ट्रेंड, ठीक है। और अगर हम देखते हैं ये कंपनी में इसके टारगेट्स और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, देखो ये जो अभी भाव चल रहा है 78 का, इसका हाई रहा है लगभग 100 रुपये का, ठीक है। और ये 100 रुपये से अभी जस्ट 22% डाउन पे है। और 52वीं का हाई से रुपीज़ में देखा जाए तभी भी 22 रुपये ही आ रहा है, और परसेंटेज में भी 22 ही आ रहा है, ठीक है। और लो इसका 70 रह चुका है, यहाँ पर देख सकते हो ये लो है। और लो इससे अभी इसके जो प्राइस करंट प्राइस है वो 9% डाउन पे है, ये अभी के जो प्राइस है उससे, ठीक है। तो यानी अगर शेयर 9% गिर गया तो इसका लो को टच करेगा। और हाई इससे काफ़ी दूर है, देखो 28% अभी दूर है अभी के करंट भाव के हिसाब से, यानी यहाँ से शेयर बढ़ा तो लगभग यहाँ पर ये 28 से 30% के रिटर्न दे देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लो कि 52 वीक लो से ये स्टॉक अभी कितना ऊपर पे है, तो लो से जस्ट ये 10% ऊपर पे है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं इसके सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट में यहाँ पर 77 का 1 महीने का सपोर्ट आपको नज़र आएगा, जो अभी रिसेंट 14 जून को मारा हुआ है। तो ये 77 के बाद यहाँ पर 70 का सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर डाउन टू डाउन जाएगा तो, ठीक है। तो 77 तोड़ने के बाद अगर ये 70 पहुँच गया, तो 70 का भी तोड़ दिया, तो उसके बाद तो काफ़ी यहाँ पर दूर का हमको नज़र आएगा 28, 29, 30 का, जो 2022 में मारा था इसने, ठीक है। तो तब तक का ये लो हमको नज़र आ रहा है। और हाई की बात करेंगे तो 84 का 1 महीने का हाई है इसका 84, और इसका 3 महीने का हाई है 86, जो अप्रैल में मारा हुआ है। और 6 महीने का हाई है इसका 89, जो 17, ठीक है। तो जो 17 को मारा है, 17 मई को। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 साल का अगर हाई देखेंगे तो 100 का यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 साल, 3 साल और 5 साल, तो सब ये हाई हमको 100 का ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो स्टॉक है इसके हाईज और लो हमने देख लिए कि मतलब हाई मारेगा तो कहाँ तक जा सकता है, तो 100 रुपये तक ये जा सकता है, यानी इसका जो प्रीवियस है, जो ऑल टाइम हाई है। अगर वो ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो नए नए हाई बनेंगे इसके, 100 रुपये से ये 100, 150 जा सकता है, 200 जा सकता है, नए नए हाई ओपन हो जाएंगे इसके लिए। और लो की बात करेंगे तो लो भी इसमें काफ़ी पड़े हैं, अभी नज़दीक नज़दीक ही है इसके लो, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे ये स्टॉक कहाँ से कहाँ जाता है। फ़िलहाल तो इसकी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें तो मुझे अच्छी लग रही है करके मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इसमें मेरा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और ये स्टॉक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्यूचर में इसमें जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी मेरे लिए वो भी अच्छा है। अगर और भी गिरावट में दिखेगा, और देखो बैंकिंग हमेशा सेक्टर, अगर आपको लगता है तो हमेशा देखो रिस्क भी होता है, क्योंकि बैंक में करप्शन होने के या फ्रॉड होने के भी चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि पीएनबी के साथ हुआ, पीएनबी घोटाला, येस बैंक के साथ हुआ कि येस बैंक डूबते डूबते बचाया है उसको गवर्नमेंट ने, नहीं तो वो कम्प्लीटली डूब ही जाती, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैंक होती है कि जिसमें रिस्क होता है, ठीक है, कि कल जाके अगर कोई बैंक के साथ फ्रॉड करता है और उसके वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर का नुकसान हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर उतना तो रिस्क हमेशा बना रहेगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर, क्योंकि बैंक का काम ही है लोन देना। और लोन अगर सामने वाला बिजनेस वाला या कोई भी अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है या चुकाता नहीं है, तो उससे बैंकों पे बर्डन आ जाता है। अगर 1000 करोड़ का भी नुकसान कर देता है बैंक का, तो काफ़ी उसके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। 10,000 करोड़ का भी अगर हो जाता है नुकसान, क्योंकि वो नुकसान है, नुकसान की वजह से बैंकों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक रिस्क हमेशा बना रहता है बैंकिंग के अंदर। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और रिस्क अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही कोई भी शेयर में लिया करो, क्योंकि फ्यूचर में नुकसान होगा तो उसकी ज़िम्मेदार आप ही होना चाहिए। किसी ने बोला था, कोई बोल रहा था, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।